नमस्कार छात्रों, आज हम प्रश्न पत्र क्रमांक 5 आधुनिक गद्य एकांकी एवं व्यवहारिक हिंदी में से हमने एकांकी के तत्वों की चर्चा शुरू की है। इसके पहले हमने एकांकी के जो दो तत्व है, कथा वस्तु और पात्र योजना या चरित्र चित्रण को हमने देखा है। आज हम तीसरा तत्व जो है देखने वाले हैं। और तीसरा तत्व मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि संवाद, यह तीसरा तत्व जो है एकांकी का है। इसको ही कथोपकथन भी कहते हैं। तो एकांकी में कथा वस्तु तो होती है, साथ ही साथ पात्र भी होते हैं, लेकिन पात्रों के संवादों के माध्यम से कथा वस्तु शुरुआत से लेकर अंत तक, चरम बिंदु तक पहुंचती है और उसमें ये संवाद जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात इस संवादों के माध्यम से ही एकांकी में जो गतिशीलता है वो बरकरार रहती है। अर्थात किसी पात्र द्वारा बोला गया संवाद अगले दृश्य को सामने लाता है और यही कड़ी जो है एकांकी में बरकरार रहती है। एक दूसरे पात्र के साथ जो संवाद वहां पे स्थापित होते हैं और उन संवादों के बदौलत दर्शकगण भी जो है उस एकांकी के प्रवाह में बहते चले जाते हैं। अर्थात ये संवाद रूपी एक नैया जो है एक प्रकार से एकांकी को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण वहां पे साबित हो जाती है। इसलिए एकांकी में संवाद नामक तत्व जो है कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। अर्थात अब आपको संवादों को लेकर, या अंग्रेजी में उसको डायलॉग कहते हैं, फिल्मों में भी ये डायलॉग आप सुनते होंगे, उसी प्रकार एकांकी में भी ये डायलॉग होते हैं, संवाद होते हैं। तो उसकी चर्चा जो है तीसरे तत्व के रूप में हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने अब तक कथा वस्तु, पात्र योजना, ये तत्व देखे हैं। अब तीसरा एकांकी का तत्व है संवाद। देखिएगा, संवाद यह एकांकी का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। संवाद अथवा कथोपकथन नाटक के रीढ़ के हड्डी के समान है। अर्थात संवाद जो है नाटक के रीढ़ की हड्डी, मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी बदौलत एकांकी जो है आगे बढ़ती रहती है, प्रवाहित होती है और उसमें गतिशीलता लाने का काम ये संवाद करते हैं। इसलिए एकांकी में संवाद रीढ़ के हड्डी के समान वहां पे काम करते हैं। बिना इसके एकांकी की कल्पना दर्शक तक पहुंचाई नहीं जा सकती। अर्थात संवादों के बिना जो भी एकांकी में हम कथा वस्तु रोपित कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको हम दर्शकों तक पहुंचा नहीं सकते। संप्रेषण के लिए संवाद का होना अनिवार्य है। अर्थात कथा वस्तु में वर्ण विषय क्या है, प्रस्तुत विषय क्या है, इसको सामने लाने के लिए संवाद का होना अत्यंत आवश्यक है। कहानी तथा उपन्यास में लेखक संवाद के बिना कुल पृष्ठ मात्र वर्णन विवरण दे सकता है। कथा कहानी की बात अलग है, उपन्यास की बात अलग है। वहां पे लेखक जो है बिना संवाद के 3-4 पन्ने, 5-6 पन्ने जो है अपना वर्ण विषय जो है उसका विवरण दे सकता है। लेकिन नाटक अथवा एकांकी में इसके लिए कोई भी अवकाश नहीं है, या संवाद के बिना यहाँ पे एकांकी और नाटक जो है मुमकिन नहीं है। उसका आरंभ, प्रगति और अंत सब संवाद पर आधारित होते हैं। एकांकी का आरंभ अर्थात शुरुआत जो है ये भी संवाद से शुरू होती है। उसका विकास, प्रगति माने विकास, अर्थात उस एकांकी का विकास जो है वो भी पूर्णतः संवाद पर निर्भर है और उसका अंत जो है वो भी संवाद से ही वहां पे स्थापित हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए एकांकी में ये संवाद नामक तत्व जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर संवाद तीखे, स्वाभाविक, मर्मस्पर्शी और नाटक मर्मस्पर्शी है तो वह एकांकी पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, नाटक पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। अर्थात संवाद तीखे, स्वाभाविक, मर्मस्पर्शी, अर्थात दर्शकों के दिल दिमाग में छाए आने वाले अगर हो तो समझ लीजिएगा कि वह नाटक का जो है या उस एकांकी का प्रभाव जो है अत्यंत प्रभावी रूप से वहां पे हो जाता है। संवाद योजना में हाजिर जवाबी शैली जो है बेहद आकर्षक लगती है। अर्थात एक संवाद बोलने के बाद दूसरा प्रत्युत्तर के रूप में, जो हाजिर जवाबी की शैली के रूप में जो भी कुछ संवाद वहां पे सामने आता है
वो अत्यंत आकर्षक लगता है और उतना वो दर्शकों पर प्रभाव छोड़ता है। प्रखर कथोपकथन द्वारा ही नाटक दर्शक या पाठक के हृदय में प्रकट होता है। अर्थात जो भी कुछ हम संवाद उसमें बोलते हैं या जो भी कुछ डायलॉग वहाँ पे प्रस्तुत होते हैं, उसके माध्यम से ही उस पूरे एकांकी का जो भी प्रभाव है नाटक के दिलो दिमाग में हम वहाँ पे छाता हुआ दिखाई देते हैं। सफल संवाद या कथोपकथन वही कहलाता है जिसमें एकांकी की अनुभूति और भाव बिंदु की मर्मस्पर्शिता हो। अर्थात सफल संवाद उसे कहते हैं कि पूर्ण एकांकी में क्या कहा जा रहा है, उसकी वर्ण विषय की सीमा क्या है। अर्थात उसी सीमा में बद्ध रहते हुए उस भाव बिंदु तक अगर हम मर्मस्पर्शी रूप में वहां पे संवाद को फेंक सकें या संवाद को बोल सके तो समझ लीजिएगा कि वो संवाद जो है सफल संवाद माना जाता है। तथा उसके प्रत्येक शब्द संकेत में चरित्र की अंतरंगता, वास्तविकता और प्रामाणिकता निहित होती है। प्रत्येक संवाद के माध्यम से, प्रत्येक शब्द के माध्यम से वहां पे उस पात्र की अंतरंगता, आंतरिक उसकी विशेषता क्या है, उसकी वस्तु स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है और वह पात्र कितना प्रामाणिक है, ये सभी बातें जो है संवादों पर निर्भर होती है। संवाद पर विचार करते समय हम अनिवार्य रूप से उसकी भाषा शैली के बारे में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। अर्थात आप जिस भाषा शैली के आधार पर वो संवाद बोल रहे हैं वो भी वहां पे महत्वपूर्ण होता है। भाषा शैली के प्रश्न पर भी आते हैं क्योंकि संवाद भाषा का रचनात्मक प्रयोग ही होता है। अर्थात संवाद क्या होता है, भाषा का एक विशिष्ट रचनात्मक प्रयोग जो है संवाद होने के कारण हमें भाषा को अनदेखा कर जो है नहीं चलेगा, क्योंकि संवाद जो है मुख्यतः भाषा के सहारे ही वहां पे प्रयोग में लाया जाता है। एकांकी की भाषा शैली कथा वस्तु परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। अर्थात जो भी एकांकी की जिस परिस्थिति में वहां पे दिखाई जा रही है उस परिस्थिति के अनुकूल ही संवादों की भाषा जो है या एकांकी की भाषा जो है वहां पे होनी चाहिए। उसे रोचक, स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। अर्थात संवाद भी जो है रोचक होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए ताकि दर्शकों तक जो है वह संवाद आसानी से पहुंच जाए, इसलिए वो स्पष्ट होना चाहिए। दर्शक को पाठक की तरह यह सुविधा नहीं होती कि वह एक ही संवाद को दो बार सुन अथवा देख सके। अर्थात जब एकांकी चल रही होती है, नाटक चल रहा होता है, तो कोई पात्र जो है संवाद बोलता है तो वह दोबारा उसे पुनः प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि वो चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात मंच पर खेला जाने वाला नाटक या मंच पर खेली जाने वाली एकांकी जो है एक प्रवाह के रूप में वहां पे चल रही होती है और उसी रूप में उसके संवाद जो है वहां पे आ जाते हैं। नाटक और एकांकी के बारे में अगर विचार करेंगे, कहानी की तुलना करेंगे तो वहां पे स्पष्ट है कि कहानी में लिखे गए वाक्य को हम दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन एकांकी में प्रस्तुत हुए संवाद को हम दोबारा सुन या देख नहीं सकते। अर्थात ये सीमा जो है दर्शकों के सामने होने के कारण वहां पे संवाद स्पष्ट, संक्षिप्त और रोचक वहां पे हो, ऐसी वहां पे स्थिति होनी चाहिए। दर्शक को पाठक की तरह सुविधा नहीं होती कि एक ही संवाद को दो बार सुन अथवा देख सके। अतः वाक्य योजना ऐसी होनी चाहिए जो सहज ही असर करे। अर्थात भाषा शैली की वाक्य प्रस्तुति है ऐसी होनी चाहिए कि तुरंत वो पाठकों या दर्शकों पर वो असर छोड़ सके, वह याद रह जाए या अथवा वह याद रह जाए। दर्शक को बात समझने में बहुत उलझना न पड़े और आगामी दृश्य के प्रति उसकी रुचि बनी रहे। अर्थात संवाद कभी कभार जो है उस प्रवाह में विचलन भी पैदा कर सकते हैं। अगर वो संवाद अस्पष्ट है, ठीक तरह से दर्शकों तक पहुंच नहीं रहे हैं, तो हम वहां पे देखते हैं कि अगला दृश्य जो है उससे दर्शक जो है विचलित हो सकते हैं, क्योंकि संवादों के माध्यम से ही एकांकी की एक कड़ी जो है बनी रहती है, एक श्रृंखला जो है बनी रहती है और उसी श्रृंखला के आधार पर जो है दर्शक जो है आगे प्रवाहित होता है और आगे के आने वाले दृश्य में वो रुचि दिखाता है। रंगमंच पर संवाद ही समस्त क्रिया व्यापार उद्घाटित करते हैं, अतः उनमें गति बनी रहनी चाहिए। अर्थात मंच पर प्रस्तुत होने वाली एकांकी जो है
उसमें संवाद एक जान के तौर पर वहां पे काम करता है, और ये जान ही अगर उस एकांकी में नहीं रहेगी तो वहां पे गतिशीलता में बाधा आती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि संवाद समस्त क्रिया व्यापार को उद्घाटित करते हैं, अतः उनमें गति जो है बनी रहती है। संवाद के माध्यम से ही एकांकी जो है शुरुआत से लेकर अंत तक वहां पे चल रही होती है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये संवाद नामक जो तत्व है वो कितना महत्वपूर्ण है, अर्थात उसी के बलबूते पर ही एकांकी की जो प्रभावात्मकता है वो वहां पे हम स्पष्ट कर सकते हैं। नाटकीय कथोपकथन के विषय में कई रूढ़ धारणाएं प्रचलित है, अर्थात नाटक के संदर्भ में जो संवाद आते हैं उनके संदर्भ में कुछ प्रथा या कुछ धारणाएं जो है वहां पे प्रचलित है। इनमें से एक है स्वगत कथन, अर्थात स्वगत कथन मतलब कोई पात्र जो है अपने आप से ही बोल रहा होता है, अपने आप दिमाग में जो भी कुछ ख्याल आ रहे होते हैं वह अपने मुख के माध्यम से अपने लिए वो कुछ बोल रहा होता है, वह स्वगत कथन होता है। कुछ नाटककार स्वगत कथन को रंग संवाद में अनिवार्य रूप से रखते हैं, अर्थात किसी पात्र का परिचय देने के लिए बहुत बार ये स्वगत कथन जो है वहां पे रखा जाता है, और ये नाटककार जो है ज्यादातर किसी पात्र का परिचय दिलाने के लिए यहाँ पे स्वगत कथन को अपनाते हैं, जिसके द्वारा वह पात्र के मन मस्तिष्क की तरंग को दर्शक के सामने दिखाई देने की कोशिश करते हैं, अर्थात उस पात्र के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है यही बातें अगर स्वगत कथन के माध्यम से वहां पे नाटककार दिखाने की कोशिश करता है। किंतु जो है इसका बहुल प्रयोग दर्शक को उबा सकता है, अर्थात ये स्वगत कथन वाली जो बात है या स्वगत कथन वाले जो संवाद है वो भी संक्षिप्त होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। अगर इसकी समय सीमा ज्यादा है, अगर ज्यादा मात्रा में ये स्वगत कथन हो जाए तो दर्शक को ये उबा सकते हैं, अर्थात दर्शक जो है वहां से उसका अपना जो ध्यान हटा सकते हैं। इसी प्रकार प्राचीन नाटकों की भाषा शैली प्रायः पद्यात्मक रहती थी, अर्थात मैंने आपको बताया था कि इसके पहले जो नाटक खेले जा रहे थे प्राचीन काल में विशेषता वो सभी काव्यात्मक शैली के आधार पर खेले जा रहे थे। काव्यात्मक शैली के आधार पर वहां पे प्रस्तुति जो है वहां पे होती थी, और ये पद्यात्मक शैली जो है ये भी एक रूढ़ सिद्धांत ही था, अर्थात संस्कृत के नाटक जितने भी है, रामायण महाभारत या कृष्ण लीलाओं के जितने भी नाटक खेले जा रहे थे प्राचीन काल में, तो वहां पे वह एक रूढ़ सिद्धांत के रूप में ये काव्यमय पद्धति चल रही थी। यह माना जाता था कि क्योंकि नाटक दृश्य काव्य है इसलिए इसे पद्य में ही लिखा जाना चाहिए था, मतलब उस समय मान्यता ये थी कि नाटक जो है एक दृश्य काव्य होने के कारण वह पद्यात्मक शैली में ही लिखा जाना चाहिए। आधुनिक नाटक ने इस रूढ़ी को तोड़ा, अर्थात आधुनिक काल में जब हम आ जाते हैं तो वहां से भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि नाटक की जो ये पद्यात्मक शैली को जो है आधुनिक नाटककारों ने जो है वहां पे तोड़ा है। समकालीन एकांकी की भाषा गद्यात्मक है, इसलिए सामान्य जीवन के अधिक निकट है, अर्थात आज की एकांकी गद्यात्मक शैली में लिखी जाने के कारण हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के साथ वो ज्यादा नजदीक आ जाती है, समीप आ जाती है, और उसकी निकटता जो है गद्यात्मक शैली के कारण जो है वहां पे बनी रही है। देखा जाए तो नाट्य साहित्य का इतिहास कुल 47 वर्ष का है, फिर भी विविधता, नवीनता और प्रासंगिकता की दृष्टि से वह रंगारंग है, अर्थात नए नए जो प्रयोग किए जाते हैं, नए नए जो नवीनता या विविधता जो लाई जाती है उसमें नए नए प्रसंग निर्माण किए जाते हैं, उसके कारण आज ये मंचीय विधा जो है, एकांकी विधा जो है आज बहुत रंगारंग तरीके से वहां पे सामने आ रही है। मात्र पट उत्थानक से अब वह मानस पट उत्थानक बन गई है, मतलब किसी पात्र के मन में क्या चल रहा है उसके साथ साथ पूरे समाज में क्या चल रहा है यही बातें अब एकांकी के माध्यम से वहां पे एक व्यक्ति से लेकर समाज की बात अब एकांकी कर रही है। इसलिए पिछले 2 दशकों में एकांकी के क्षेत्र में हिंदी में अभिनव प्रयोग हुए हैं। यह कहना गलत न होगा कि दर्शकों को वैचारिक चेतना देने का जो कार्य सिनेमा ने करना चाहिए था वह कार्य जो है एकांकी इतने कम साधन और समय में कर रही दिखाई देती है। अर्थात आज हम फिल्म भी देखते हैं तो सिनेमा जो
समाज को दिशा देने का जो काम या उसकी भूमिका होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाया है। लेकिन एकांकी ने कम समय में समाज को एक दिशा और निश्चित अपना दर्शक वर्ग जो है बनाने की कोशिश की है। समकालीन समस्याओं से जूझते हुए विषय चरित्र आज के एकांकी लेखक की पूंजी या चुनौती है। अर्थात आज के दौर में क्या चल रहा है, आज के दौर की मांग क्या है, आज के दौर की समस्याएं क्या है, ये सभी विषय जो है एकांकी के विषय के रूप में वहां पे स्थापित किए जाते हैं और उसी के आधार पर जो है एकांकी लेखक जो है या एकांकीकार जो है उसे पूंजी के समान परोसता है। और वही एक चुनौती भी उसके सामने होती है, क्योंकि समाज में फैली हुई समस्या को यूं ही वहां पे चित्र रूप में या दर्शक के मंच पर वहां पे स्थापित करना एक चुनौती भरा काम होता है। इसलिए ये चुनौती जो है आज के एकांकीकार ले रहे हैं। समकालीन समय में एकांकी मनोरंजन, शिक्षण व मार्गदर्शन का कार्य संपन्न कर रही है। अर्थात आज के दौर में अगर बात की जाए, वर्तमान समय में एकांकी जो है एक मनोरंजन का साधन भी है, एक शिक्षण का साधन भी है, शिक्षा का साधन भी है, और मार्गदर्शक की भूमिका में भी एकांकी जो है आज फल फूल रही है। तो इसलिए नाटक की तुलना में अगर बात करें तो एकांकी ये जो विधा है अत्यंत गति के साथ अपना विकास रथ जो है वहां पे सामने ला रही है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि हिंदी में ऐसी बहुत सारी एकांकियां हैं जो आज समाज को दिशा निर्देश देने का काम कर रही है, और समाज में जो भी कुछ व्याप्त समस्याएं हैं, जो भी कुछ परिस्थितियां हैं, उसको रेखांकित करते हुए, उसको चित्रांकित करते हुए पात्रों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से वो दर्शकों के सामने लाने के कारण एकांकी एक लोकप्रिय विधा वहां पे बन गई है। और एकांकी के माध्यम से हम समाज के उन बातों को जान सकते हैं, समाज के उस चित्रण को हम परख सकते हैं कि समाज में व्याप्त हम जहाँ पे हम पहुंच नहीं सकते, तो एकांकी के वर्ण विषय से हम उस विषय से अवगत हो सकते हैं। तो इतनी सारी विविधता या इतने सारे चुनौतियां लेकर एकांकी जो है, हिंदी एकांकी आज कार्य कर रही है, और उसका विकास जो है निरंतर जारी है। और नए नए एकांकीकार जो है आए दिन जो है इसमें लिखते रहते हैं, नई नई एकांकियां बन रही है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के आधार पर भी एकांकी में बहुत सारे वहां पे परिवर्तन हो रहे हैं। फ्लैशबैक टेक्निक के माध्यम से भी वहां पे बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से समझ लीजिएगा कि एक एकांकी का एक अधुनातन आयाम जो है वहां पे निर्माण हो रहा है। तो इस दृष्टिकोण से अगर विचार करेंगे तो हमारी हिंदी एकांकी जो है एक परिपूर्ण विधा की ओर अग्रसर हो रही है, और लोगों के बीच में, दर्शकों के बीच में वो लोकप्रिय बनती जा रही है। तो इस तरह से हमने इस एकांकी के तत्वों के माध्यम से हमने परख लिया कि एकांकी में मुख्यतः 3 तत्व प्रमुख है, जिसमें कथावस्तु, पात्र योजना और संवाद। इसके साथ साथ उप तत्व भी जो है, जो सहायक तत्व के रूप में हम उसको देख सकते हैं। देश काल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ऊपर के जो प्रमुख 3 तत्व है उनको अगर हम स्पष्ट करेंगे तो अपने आप ही सहायक रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में ये भाषा शैली, देश काल, वातावरण और उद्देश्य का जो तत्व है वो अपने आप वहां पे स्पष्ट हो जाता है। तो एकांकी के लिए मात्र हम 3 तत्वों को ही वहां पे स्वीकार सकते हैं, कथावस्तु, पात्र योजना और संवाद। ये एकांकी के प्रमुख 3 तत्व है, और उसके बदौलत या उसके सिवा जो है एकांकी का निर्माण वहां पे नहीं किया जा सकता। तो इस क्षेत्र में जितने भी विशेषज्ञ हैं उन्होंने एकांकी के बारे में जो भी बातें कही है मैंने आपके सामने रखी है। मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। अगर कुछ समस्या है तो या समझने में कठिनाई है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में हमारे पाठ्यक्रम की जो पहली एकांकी है उसके जो एकांकीकार है उनके परिचय के साथ। तो अब तो रुकते हैं, धन्यवाद।